तो हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं। तो ये वीडियो क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए, जितने भी लोग क्लास 12th में पढ़ते हैं उनके लिए मैं फिजिक्स का वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं, शूट करने जा रहा हूं। तो मैं एक क्वेश्चन बैंक पकड़ लिया हूं। हालांकि इसके अलावा भी और सारे क्वेश्चन बैंक, जैसे कि आपका अवतार का हो गया, या फिर राजीव का हो गया, या फिर आपका विद्या का हो गया। तो इसमें मैं ये राजीव का लिया हूं। ये क्वेश्चन बैंक है। अब इसमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं कि वो किस सेशन का है, जैसे कि मैंने 2024 का है कि 23 का है कि 25 का है। तो आप किसी भी ईयर का ले सकते हैं। तो उसमें केवल क्वेश्चन की नंबरिंग आगे पीछे कर सकता है, और क्या करेगा उसमें जो भी कॉन्सेप्ट है सो है। तो ये हालांकि अगर आपके पास होगा तो आप इस क्वेश्चन बैंक को ओपन करके आप यहाँ पे क्वेश्चन भी पढ़िएगा, और मैं इसका जो सोल्यूशन दूंगा उससे आप मिलाइएगा भी। अगर ये आपको आ रहा है ये और अच्छी बात है, आप वीडियो को मैंने into 2 की स्पीड दे सकते हैं। तो आइए देर न करते हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए, मैं शुरू से मैंने बताऊंगा आपको। जैसे कि आपका पहला चैप्टर क्या है, इसमें दिया हुआ है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर वैद्युत विभव धारिता। तो ऐसे करके पूरा मैंने चैप्टर दिया हुआ है। तो मैं इस पूरा क्वेश्चन बैंक का ही सोल्यूशन आपको दे दूंगा। तो अगर आप पहले से ही इसको मैंने तैयारी करते चलेंगे, पढ़ते लेंगे, रिवीजन करते चलेंगे, जो बीच बीच में टेस्ट हो रहा है, नो डाउट आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो आप उस टेस्ट को जरूर दीजिए, जिससे आपका बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा। तो टेस्ट आप नहीं छोड़िए। अब एग्जाम अगर आपका फरवरी में है तो आप जनवरी में पढ़कर फरवरी में बहुत अच्छा नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा। तो आप पहले से क्वेश्चन बैंक अगर कहीं से है ले लीजिए। जैसे आप मैंने किसी सेकेंड हैंड का भी ले सकते हैं, कोई भी अगर किसी के पास होगा तो उससे ले लीजिए, नहीं दे रहा चुरा लीजिए। तो चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग। अब पहला प्रश्न बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहति का अनुपात क्या है। तो अब देखिए यहाँ पे संहति बोला हुआ है। तो इस संहति का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम होता है। हालांकि ये माइनस साइन से होगा, लेकिन हम इसके केवल परिमाण की बात करेंगे। यहाँ पे इसकी माइनस और प्लस की प्रकृति को बताता है, इनके नेचर को दर्शाता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की मास की बात करें तो इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहति का अनुपात क्या होगा। तो आवेश का मतलब ये हुआ कि अगर हम E/m की वैल्यू निकाल लें तो ये हमारा आंसर होगा। अब यहां से E की वैल्यू क्या है, तो 1.6 इंटू 10⁻90 और बटे में मास, और मास क्या है भाई, तो 9.1 इंटू 10⁻31। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो पॉइंट से पॉइंट निकल गया। अब यहां से क्या मिलेगा, तो 16 और बटा में 91 माने 91 इंटू क्या होगा, तो अब ऊपर 10⁻90 है और इंटू 10 क्या होगा, तो कहेंगे -31, लेकिन नीचे माइनस है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, यही प्लस बन जाएगा। तो अगर आप इसको थोड़ा सा मैंने विस्तार सॉल्व करें, जब इसका आप इसमें भाग करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 0.175 इंटू 10 यहां से देखिए 12 मिलेगा भाई। अब यहाँ पे 31 और ये क्या है 19, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो 0.175 इंटू 10⁻12। इस बात को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पे घिसकाएं तो इसका एक पावर इसमें चला आएगा भी, तो यहां से मिल जाएगा 1.75 इंटू 10⁻11। ये देखिए आपका आंसर हुआ। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक कूलम और द्रव्यमान का मात्रक केजी। तो यहां से इसका मात्रक क्या बन जाएगा, तो कूलम प्रति केजी। तो इसका मात्रक हुआ कूलम प्रति केजी। और याद रखिएगा इसी को हम कहते हैं विशिष्ट आवेश। क्या बोलेंगे, विशिष्ट आवेश। अगर आपसे ऐसे प्रश्न न देकर कि इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहति का अनुपात क्या होगा, अगर आप सीधे पूछता है कि विशिष्ट आवेश का मान होगा, तो विशिष्ट आवेश का मतलब हमें E/m की वैल्यू ही फाइंड करनी होगी। अब E/m का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश और उसका द्रव्यमान। अगर हम आपका टेस्ट लेंगे, टेस्ट पेपर बनाएंगे, तो उसमें अपने जानते तो हम 3-5 करने वाले हैं, तो इसमें आप m/e की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लीजिएगा।
कि n बाई e की वैल्यू क्या होगी। अब इसमें दिया हुआ है e बाई m, तो आपके माइंड में सेट रहेगा कि हमें e बाई m का मान निकालना है। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें या फिर एग्जाम में आपसे थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया जाए तो उसको भी आपको हैंडल करने आना चाहिए। तो जो भी आपके सामने प्रश्न आता है उस प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़िए, उसके बाद ही उसका जवाब दीजिए। तो आप e बाई माने m बाई e की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, ये आपके लिए है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि वैद्युतशीलता का SI मात्रक क्या होगा। अब देखिए वैद्युतशीलता का मात्रक पूछ रहा है, और वैद्युतशीलता हम लोग किसको बोलते हैं भाई, तो एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं। और ये कहां की वैद्युतशीलता होती है, तो ये देखिए निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। तो निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक हमसे पूछ रहे हैं। अब अगर हम इसके वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये इसकी वैल्यू है। अगर हम देखें तो जो कुलाम का नियम है भाई, अगर ये वीडियो सोल्यूशन क्वेश्चन बैंक का हो रहा है तो उम्मीद है कि आप लोग कुलाम का नियम जो भी है उसको आप लोग पढ़ कर आए होंगे। तो कुलाम का नियम क्या होता है, तो यहां से होता है Fe इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से Q1 Q2 बटे में क्या होता है R का स्क्वायर। कुलाम के नियम में एक बात याद रखिएगा कि ये जो आवेश है, ये आवेश कैसा होना चाहिए, तो स्थिर होना चाहिए दोनों आवेश। हालांकि दोनों आवेशों में से अगर कोई एक आवेश गतिमान होगा तो भी हम कुलाम का नियम अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन उन दो आवेशों के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर दूरी में परिवर्तन होगा तो फिर कुलाम का नियम वहां पे नहीं लगेगा। तो कुलाम का नियम किसके लिए सत्य है, तो बिंदु आवेश के लिए, और दूसरी बात ये आवेश किसमें होना चाहिए, विरामावस्था में। अगर दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश गतिमान होता भी है तो आवेशों के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी हम कुलाम का नियम अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए इसकी वैल्यू है। अब यहाँ पे जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसी को हम कहते हैं K, और ये K क्या है, तो इसको हम कहेंगे कुलाम बल नियतांक। अब इसका मात्रक क्या होगा भाई कुलाम बल नियतांक का, तो जहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वहां पे हम K लगा सकते हैं। तो यहां से बन जाएगा Fe बराबर ये K और Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। अब सभी लोग जानते होंगे कि बल का मात्रक न्यूटन होगा। अब इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। R क्या है, दूरी, और दूरी कहां से कहां तक, तो पहले आवेश के केंद्र से दूसरे आवेश के केंद्र तक की दूरी होती है, ना कि सरफेस से। तो R दूरी हो गया, और दूरी का मात्रक मीटर, तो R का स्क्वायर है, तो यहां से बन जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये कुलाम इंटू कुलाम क्या बन जाएगा भाई, तो कहेंगे कुलाम का स्क्वायर। ये किसका मात्रक हुआ, K का। तो अब K बराबर क्या होता है, तो कहेंगे K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये 4 पाई का कोई मात्रक होगा नहीं, और इस K का मात्रक क्या है, तो कहेंगे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और बटे में कुलाम स्क्वायर इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट। हमको इसका मात्रक चाहिए। अगर हम इसको पलट दें तो यहां से एप्सिलॉन का मात्रक क्या होगा, तो कुलाम स्क्वायर ऊपर और बटे में क्या होगा, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये किसका मात्रक हुआ भाई, तो एप्सिलॉन नॉट का। और इसका मान क्या होगा, तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होगा। इसकी बीमा क्या होगी भाई, आप इससे कमेंट में बताएंगे कि कुलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, इसकी बीमा क्या होगी। देखिए इसकी बीमा और यहाँ पे K की बीमा, जो कि मात्रक क्या है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे में कुलाम स्क्वायर। इन दोनों की बीमा भी आपको याद होना चाहिए, और इन दोनों का मान भी आपको याद होना चाहिए। अगर हम कहें K की वैल्यू कितनी होती है, तो K बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम। देखिए अब यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू K, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, और इसका मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे में कुलाम स्क्वायर। ये देखिए आपका दूसरा प्रश्न हुआ अभी। अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर और देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखिए तीसरा प्रश्न क्या है कि एक Q आवेश यहां पर और दूसरा Q आवेश यहां पर, ऐसे दो आवेश हैं, और इन दोनों आवेशों को एक लाइन से मिलाते हैं हम लोग, एक रेखा से मिलाते हैं। तो इस रेखा को हम बोलते हैं एक्शन लाइन, माने क्रिया रेखा। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, इस दूरी को हम लोग क्या मान लेते हैं, तो R मान लेते हैं। फिर बोला कि इसके मिड पॉइंट पर, मिड पॉइंट का मतलब मध्य बिंदु। अब इसके मध्य बिंदु पर कोई Q डैश आवेश रखा गया है। अब जैसे Q डैश आवेश रखा गया है, ये संपूर्ण निकाय बोल रहा है कि संतुलन की अवस्था में हो गया। अब संतुलन की अवस्था का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई पार्टिकल है
और इस पार्टिकल पे जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, अगर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो ये पार्टिकल कहीं भी गतिमान नहीं होगा। माने ये पार्टिकल ना इस डायरेक्शन में गतिमान होगा और ना ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में गतिमान होगा। तो हम कहेंगे पार्टिकल किस स्टेट में है भाई, तो इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम का मतलब तो कहेंगे संतुलन की अवस्था में है। तो जब ये पार्टिकल ना इस डायरेक्शन में ना इस डायरेक्शन में गतिमान हुआ तो कहेंगे इक्विलिब्रियम में है। तो अब ऐसे ही बोल रहा है कि संपूर्ण निकाय संतुलन की अवस्था में है। संतुलन की अवस्था का मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। तो अब हम क्या करें, तो हम जानते हैं कि अगर धनात्मक आवेश दोनों हैं, माने यह भी पॉजिटिव और यह भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसा होगा, तो रिपल्सिव इन नेचर होगा। रिपल्सिव इन नेचर का मतलब ये हुआ कि ये वाला इसको धक्का देगा और ये वाला इसको धक्का देगा, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर दोनों आवेश माइनस हैं तो भी क्या होगा, तो ये माइनस इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये माइनस इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे। अगर इसी में कह दिया जाए कि एक प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसा होगा, तो कहेंगे देखिए अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो जब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, माने एक प्लस और दूसरा माइनस, तो इसमें जो फोर्स होगा कैसा होगा, तो अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, माने आकर्षणात्मक प्रवृत्ति का होगा। तो इसी को हम कहते हैं कि सजातीय आवेशों में बल हमेशा प्रतिकर्षणात्मक होता है और विजातीय आवेशों में बल हमेशा आकर्षणात्मक होता है। तो आइए हम देखते हैं, अगर हम इस वाले को सब ऐसा मान लें कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होगा तो हम कैसे इसको संतुलन में करेंगे, उसको हम लोग समझते हैं। तो अब देखिए भाई, अगर यह भी प्लस है और यह भी प्लस है, तो इस आवेश की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, तो रिपल्सिव इन नेचर होगा, मानिए इसको प्रतिकर्षित कर दिया, ये आवेश इस आवेश को, और जिस बल से प्रतिकर्षित कर रहा है उस बल को हम लोग क्या मान लेते हैं, तो F1 मान लेते हैं। तो भाई न्यूटन का तीसरा नियम, अगर ये आवेश इस आवेश पे बल लगाया है तो क्या ये आवेश इसको छोड़ देगा, क्यों छोड़ेगा, ये भी क्या करेगा, अपना बल लगाएगा। तो इसकी वजह से इस पर जो बल लगेगा वो बल कैसा होगा भाई, तो प्रतिकर्षात्मक होगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, सजाती हैं, माने यह भी प्लस है और यह भी प्लस है। तो ये आवेश इस आवेश को धक्का दिया और ये आवेश इस आवेश को धक्का दिया, तो जितने बल से ये आवेश इसको धक्का देगा उतने बल से ये आवेश भी इस वाले को धक्का देगा। तो अगर हम इसकी वैल्यू को F1 मान रहे हैं तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, F1 होगी। अब बीच में जो आवेश है अगर हम इसको पॉजिटिव लेते हैं तो इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, तो रिपल्सिव इन नेचर होगा, माने इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगा इसका डायरेक्शन भी है। तो क्या ये संतुलन की अवस्था में हो सकता है, नहीं हो सकता। अभी आपको बताया गया कि संतुलन की अवस्था में तभी होगा जब फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे। तो यहाँ पे फोर्स की जो वैल्यू है माने डायरेक्शन है वो डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, तो कभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस वाले आवेश को नेगेटिव मान लें तो जैसे हम इसको नेगेटिव मानेंगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और इसमें जो फोर्स अब मन लगेगा उसका नेचर कैसा होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में अट्रैक्टिव माने अट्रैक्टिव नेचर होगा, तो इसको अट्रैक्ट करेगा। अब जिस फोर्स से इसको अट्रैक्ट किया है उस फोर्स को हम लोग क्या मान लेते हैं, तो F2 मान लेते हैं। तो ये तो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में आ गया। अगर ये माइनस है तो इस पे भी फोर्स अप्लाई करेगा, तो इसके वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा उसका नेचर कैसा होगा, तो कहीं अट्रैक्टिव इन नेचर, क्योंकि माइनस और ये प्लस तो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो यह भी इक्विलिब्रियम में आ गया और यह भी इक्विलिब्रियम में आ गया। अच्छा, इसकी वैल्यू को हम लोग क्या मानेंगे भाई, तो F2 मानेंगे। क्यों, क्योंकि जो माने पॉइंट है वो बीच में है, और जब ये बीच में तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर ये टोटल r माना गया है तो ये क्या होगा, r/2 और ये भी क्या होगा, r/2। अगर इस डिस्टेंस को हम 2r मान लेते हैं तो ये क्या होगा, r, और ये भी क्या होगा, r होगा। इससे कैलकुलेशन में सुविधा हो जाएगी। तो अब देखिए भाई, ये हो गया। अब इसको भी मैंने संतुलन की अवस्था में करना है, तो अब ये प्लस और ये माइनस, तो इसके वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा उसका मैंने नेचर कैसा होगा, तो अट्रैक्टिव इन नेचर। अब यही लगाएगा तो ये कैसा लगेगा भाई, तो यह भी अट्रैक्टिव इन नेचर लगाएगा। तो अब ये भी क्या है, तो कहेंगे यह भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ सकता है। तो अगर हम एक को किसी पकड़ ले, चाहे आप इसको पकड़ लीजिए या इसको पकड़ लीजिए या इसको पकड़ लीजिए,
हमें इस Q की वैल्यू चाहिए और इसकी प्रकृति भी चाहिए। तो अगर हम इसको देखें तो कहेंगे F1 बराबर क्या होगा F2। क्यों? क्योंकि ये संतुलन की अवस्था में है, तो दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो ये हमने कर लिया। अब ये F1 लगा कौन रहा है अभी? ये Q लगा रहा है। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि Q1 का मतलब ये Q और Q2 का मतलब ये Q और बटे में इनके बीच की दूरी का स्क्वायर जो कि क्या है 2r हमने माना हुआ है। तो हम यहां से क्या कह देंगे 2r का स्क्वायर। इसके बाद F2, अब ये F2 कौन लगाया है? ये आवेश लगाया हुआ है। तो हम कहेंगे कि और Q1 Q2, तो Q1 का मतलब ये Q और Q2 का मतलब क्या हुआ भाई? तो कहेंगे ये Q। अब ये क्या है? यहाँ पे Q डैश माना गया है, तो इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग Q डैश और बटे में इनकी बीच की दूरी का स्क्वायर जो कि क्या है भाई? आर स्क्वायर। अगर हम इस वाले को देखें तो बन जाएगा 2r का स्क्वायर कितना होगा? 4r स्क्वायर। तो स्क्वायर से हम हटाते हैं भाई और ये बन जाएगा 4r का स्क्वायर। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, इस q से एक q कट गया और k से k कट गया। तो q डैश का मान क्या मिला भाई? तो कहेंगे q/4। तो यहाँ पे जो q डैश की वैल्यू आई है ये आया q/4 और इसकी प्रकृति कैसी होगी? तो यहाँ पे माइनस दिया गया है, तो इसकी प्रकृति हम क्या बताएंगे भाई? ऋणात्मक होगी। जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो -q/4 होगा। ये रहा तीसरा सवाल आपका, जो कि बहुत अच्छा सवाल है। तो ये यहाँ पर एमसीक्यू भी दिया हुआ है। आगे आपका माने 2 नंबर में पूछा जा सकता है या 3 नंबर में भी आ सकता है, या क्या मैंने इसको बोल देगा सॉल्व करिए, तो ऐसे कंडीशन आ सकते हैं। तो ये मत समझिए कि यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में 1 नंबर का दिया है तो आगे पेपर भी 1 नंबर का ही आएगा, ज्यादा कभी आ सकता है। अगला सवाल देखिए। अब ये बोल रहा है कि एक वर्ग के विपरीत कोणों पर कैपिटल क्यू आवेश रखेंगे, दूसरे 2 विपरीत कोणों पर स्मॉल क्यू आवेश रखेंगे। तो कैपिटल क्यू आवेश पर नेट बल 0 है, तो कैपिटल क्यू बटे में स्मॉल क्यू किसके बराबर होगा? अब एक मने वर्ग है तो हम लोग यहाँ पे वर्ग बना लेते हैं। ये देखिए हमने वर्ग बना लिया। अब बोल रहा है कि यहां पर क्यू आवेश है तो इसके ठीक विपरीत कोने पर यहां पर भी क्या है? क्यू है। यहां पर स्मॉल क्यू है तो यहां पर भी क्या है भाई? स्मॉल क्यू है। अब हमसे क्या बोल रहा है कि अगर ये जो कैपिटल क्यू है इस पर एफ नेट की वैल्यू 0 है, तो बोल रहा है कि कैपिटल क्यू बटे में स्मॉल क्यू का मान क्या होगा? तो आइए देखते हैं। अगर हम इनको ऐसे मिला लें तो मिलाने पे क्या होगा भाई? हमें एक क्रिया रेखा मिल जाएगी। तो इसके वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन ये हुआ और इस फोर्स को हम लोग क्या मान लेते हैं भाई? तो एफ मान लेते हैं। अगर ये स्क्वायर है तो जो साइड होगा उसको हम लोग लेंथ क्या मान लेते हैं? तो ए मान लिए। अगर ये लेंथ ए है तो यह भी ए होगा, यह भी ए होगा और यह भी होगा। अगर हम इसके डायगोनल माने इस विकर्ण की लेंथ को माने निकालना चाहेंगे तो ए लेंथ का मान क्या होगा भाई? तो यहां से बन जाएगा a√2। तो इसकी वैल्यू हुई a√2। कहेंगे a√2 कैसा है? तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये कौन सा ट्रायंगल है भाई? इसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो इस समकोण त्रिभुज में अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो हम कहेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस क्या बनेगा? लंब का स्क्वायर। ये कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर में क्या मिल जाएगा? 2a स्क्वायर। तो आर का मान क्या होगा भाई? तो कहेंगे 2a स्क्वायर और कहां हो जाएगा? करने में। तो आर की वैल्यू क्या होगी? तो कहेंगे a√2। तो यहां से हमने आर बराबर लिख लिया a√2। आई होप ये आपको मैंने पहले से आता होगा, बहुत आसान है। तो देखिए भैया, अब एक मैंने इस पे लगा दिया इधर। अब बचे 2 आवेश। तो अगर यह भी धनात्मक है और यह भी धनात्मक है तो अब ये वाला भी इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये वाला भी इसको प्रतिकर्षित करेगा। फिर इन दोनों का जो हम परिणाम निकालेंगे उसकी वैल्यू भी इसी डायरेक्शन में आएगी, मैंने इसका जो मैंने डायरेक्शन होगा वो भी इस सेम डायरेक्शन में आएगा। तो इस पर कभी भी नेट फोर्स शून्य नहीं हो पाएगा। तो हम इस वाले को क्या मानते हैं? ऋणात्मक, और इसे भी क्या मान लेते हैं? ऋणात्मक। बोला कि प्रकृति दोनों की सेम है, अगर हम इसे ऋणात्मक मानेंगे तो इसे भी ऋणात्मक ही मानना पड़ेगा। तो अब इसके वजह से जो इससे फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन ये हुआ और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? तो इसको हम सपोज F0 मान लेते हैं। फिर इसके वजह से जो इससे फोर्स लगेगा A- और A+, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या, मैंने फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा?
तो कहेंगे अट्रैक्टिव इन नेचर। अगर ये एफ नॉट होगा तो यह भी क्या होगा, एफ नॉट, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, और मैग्नीट्यूड क्या है भाई, वह भी इक्वल है। अगर हम इन दोनों का परिणामी निकालना चाहें तो परिणामी कैसे निकलेगा भाई, तो कहेंगे इस डायरेक्शन में आएगा परिणामी इसका, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो अगर ये एफ नॉट है और ये एफ नॉट है, और इन दोनों का परिणामी अगर हम निकालना चाहें तो यहां से मिलता है एफ नेट इक्वल टू, अब दोनों में से किसी एक का परिमाण और कड़ी में दो से हम क्या करते हैं भाई, गुणा करते हैं, तो हमें यहां परिणाम निकल गया। तो इधर क्या माने बल का मान मिल गया, तो मिल गया एफ नॉट रूट टू, ये एफ नॉट रूट टू है, देखिए यहां लिख दे रहे हैं एफ नॉट रूट टू, और नीचे क्या लग रहा है एफ। अगर इस पे नेट फोर्स की वैल्यू शून्य है तो दोनों बल आपस में क्या होंगे, बराबर। अब इन दोनों का भूल जाइए, क्योंकि इन दोनों का हमने परिणामी निकाल लिया, तो यहां से कहेंगे जो एफ है वो एफ नॉट रूट टू के बराबर है। अब इस एफ की वैल्यू क्या है भाई, तो अब ये सोचिए कि एफ कौन लगा रहा है, तो ये आवेश इस वाले आवेश पे लगा रहा है। तो कूलॉम का नियम क्या होता है कि Q1 Q2 और बटे में R का स्क्वायर, R स्क्वायर का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, जो कि क्या है, तो a रूट टू है। अगर हम a रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2a स्क्वायर, और ये बराबर यहां से एफ नॉट। अब ये एफ नॉट कौन लगा रहा है, तो ये आवेश इस आवेश पे लगा रहा है। और आपको पता होगा कूलॉम का नियम लिखते समय आवेशों को हम चिन्ह सहित नहीं लिखते हैं, तो स्मॉल क्यू हो गया और Q2 का मतलब क्या हुआ, कैपिटल क्यू, और बटे में इनकी दूरी का स्क्वायर, जो कि क्या है भाई, a स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, तो कैपिटल क्यू बटे में स्मॉल क्यू का मान चाहिए, तो इस क्यू से a क्यू कट गया और k से k कट गया। अब इसको हम देखें तो मिल जाएगा 2a स्क्वायर, और जब यहां से 2a स्क्वायर मिलेगा तो a स्क्वायर से a स्क्वायर गया। अब यहां पे देखिए रूट टू छूटा हुआ है, ये रूट टू भी है। अब हमें इस माने कैपिटल क्यू बटे में स्मॉल क्यू, अगर इस कैपिटल क्यू को हम यहां लिखें और इसको पकड़कर हम यहां ला दें तो यहां पे आ गया। अब यहां से क्या बच गया भाई, फिर एक मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और ये क्या बन जाएगा, रूट टू। लेकिन यहाँ पे जो क्यू का मान हमने क्या माना हुआ है, माइनस, तो इसी माइनस को हम ट्रांसफर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, -2 रूट टू। ये हमारा सही आंसर होगा भाई। तो आइए आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो बैक करके इसको फिर से देखिए, तब आपको मैंने काफी डिटेल में समझ में आएगा। देखिए भाई अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। अब इसमें हम चारों ऑप्शन को लिखेंगे पहले। अब ये पहला बोल रहा है कि न्यूटन प्रति कूलम, और दूसरा बोल रहे हैं कि जूल प्रति कूलम, और तीसरा बोल रहे हैं कूलम प्रति न्यूटन। पहला ऑप्शन है कूलम प्रति न्यूटन, और तीसरा बोल रहे हैं न्यूटन प्रति कूलम, और चौथा बोल रहे हैं न्यूटन प्रति मीटर। अब इसमें से बोल रहा है कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है। अब बताइए वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, तो यहां से E बराबर एफ ई और बटे में क्यू। अब यहां से बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलम। तो इसका जो मात्रक बनेगा वो न्यूटन प्रति कूलम होगा, ये पहला मात्रक है। अब हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है अभी, तो कहेंगे बल गुणे विस्थापन। अगर यहां से बल माने कार्य का मात्रक जूल, बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक मीटर। अगर हम न्यूटन की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो जूल बटे मीटर इक्वल टू क्या बन जाएगा, न्यूटन। तो एक मात्रक इसका यह भी हुआ, इसका जो दूसरा मात्रक होगा ये हम न्यूटन के स्थान पे क्या रखेंगे, जूल प्रति मीटर। तो न्यूटन के स्थान पे जूल, और इसके बटे में मीटर, और सबके बटे में क्या है, कूलम। ये कूलम कहां चला जाएगा भाई, मीटर के पास। यहां से मात्रक क्या बन जाएगा, जूल, और बटे में मीटर इंटू कूलम। तो यह भी किसका मात्रक है, तो वैद्युत क्षेत्र का। एक फार्मूला होता है E बराबर यहां से dv और बटे में dr, जो कि दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को हम विभव प्रवणता कहते हैं। और ये विभव प्रवणता कैसी राशि होती है, तो ये सदिश राशि होती है, और इसका डायरेक्शन क्या होगा भाई, तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत। किधर, तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत। तो इसका मात्रक क्या हुआ, वोल्ट, और इसका मात्रक मीटर। तो इसका जो अगला मात्रक होगा वो वोल्ट प्रति क्या बन जाएगा, मीटर होगा। तो यहां पे मेरे कितने ऑप्शन बन गए, न्यूटन प्रति कूलम, जूल बटे में मीटर इंटू कूलम, या जूल बटे में कूलम इंटू मीटर, और तीसरा जो है वोल्ट प्रति मीटर।
तो इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है? तो न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा देखिए सही आंसर होगा, जो कि यहां से मैच करता है। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होगा? तो न्यूटन प्रति कूलम होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए पेन कॉपी लेकर बैठिए और थोड़ा सा अपना दिमाग भी चलाइए। अब इन्हीं के मतलब लेट कर वीडियो देख रहे हैं। आगे देखिए भैया, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं? अब इसमें आपको तीनों मात्रक पता होना चाहिए। अब इसमें देखिए कुछ स्प्रिंट भी है, इसको हम लिखते हैं। तो पहला बोला कि न्यूटन प्रति कूलम, ये बन गया न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो न्यूटन प्रति कूलम। अगला बोल रहा है वोल्ट प्रति मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर। इसके बाद बोल रहा है जूल प्रति कूलम, ये बन गया जूल प्रति कूलम। इसके बाद बोल रहा है जूल इंटू कूलम, जूल इंटू कूलम और बटे में मीटर। एक ऑप्शन ये दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसमें से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो अभी इससे पहले हमको दिखाए थे कि एक होता है न्यूटन प्रति कूलम, एक होता है वोल्ट प्रति मीटर और एक होता है जूल और बटे में कूलम इंटू मीटर या मीटर इंटू कूलम। ये देखिए जूल और इंटू कूलम बटे मीटर दिया हुआ है, जो कि गलत है। तो यहाँ पे जो ऑब्लिक लगा हुआ बटे में किया हुआ है वो इसको यहाँ करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका जो सही बने होना चाहिए था वो जूल बटे में कूलम इंटू मीटर। ये वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है, ये वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है और यही वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है। तो इसमें से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? तो जूल प्रति कूलम। ये हमारा सही आंसर होगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। और विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? फ्लक्स हम किसे कहते हैं? तो अगर कोई भी पृष्ठ है और उस पृष्ठ जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं लंबवत उसमें प्रवेश करेंगी उन्हीं की संख्या को हम क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। तो अगर वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करेंगे तो फ्लक्स का मान धनात्मक और जब उससे निकलेंगे तो फ्लक्स का मान ऋणात्मक होता है। तो आगे देखिए क्या बोल रहा है कि फ्लक्स का मात्रक है। पहला ऑप्शन न्यूटन प्रति कूलम और दूसरा दिया है वोल्ट इंटू मीटर, तो वोल्ट इंटू मीटर। इसके बाद बोल रहा है वोल्ट प्रति मीटर, तो ये वोल्ट प्रति मीटर हो गया। इसके बाद बोल रहा है कि न्यूटन मीटर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर और बटे में कूलम। तो अब बोल रहा है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक कौन सा होगा? अब फ्लक्स क्या होता है? यहां से फाई बराबर ई ए और ये कॉस थीटा, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब इसी को देखिए हम लोग फ्लक्स कहते हैं, जो कि अदिश राशि होती है। अब वैद्युत क्षेत्र का मात्रक तो न्यूटन प्रति कूलम, हालांकि इसमें वोल्ट में भी दिया हुआ है तो हम लोग वोल्ट वाला ही रखते हैं। इसमें जाएगा वोल्ट प्रति मीटर वैद्युत क्षेत्र का, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा और इसका मात्रक क्या बनेगा? तो वोल्ट इंटू मीटर। इसका सही ऑप्शन क्या होगा भाई? तो वोल्ट इंटू मीटर। और एक किसका मात्रक है? वैद्युत क्षेत्र का। ये भी किसका मात्रक है? वैद्युत क्षेत्र का। ये अवलिक अगर यहाँ पे किया होता तो भी किसका मात्रक बनता? वैद्युत क्षेत्र का। तो फ्लक्स का दूसरा मात्रक क्या होगा भाई? तो वैद्युत क्षेत्र के जो मात्रक है उनको रख करके हम फ्लक्स के अलग अलग मात्रक निकाल सकते हैं। आपको हम एक निकाल कर दिखा दे रहे हैं। अगर हम इसको बोल दे कि न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और बटे में कूलम, यह भी किसका मात्रक है भाई? तो फ्लक्स का मात्रक है। अब इस फार्मूले को माने इस मात्रक को वैद्युत क्षेत्र के मात्रक का स्थान पर रखेंगे और फ्लक्स का तीसरा मात्रक खुद निकालेंगे और देखिए क्या आ रहा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब इसमें क्या बोल रहा है कि वैद्युत क्षेत्र ई एवं पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है? तो वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई होता है। यहां से टाउ बराबर क्या मिल जाता है? तो पी ई और ये साइन थीटा। देखिए क्रॉस लगने पे साइन आएगा और डॉट लगने पे कॉस आता है। तो यहां से क्या मिला? वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। और ये कैसी राशि होती है भाई? तो यहाँ पे सदिश राशि होती है। अगर हम इसके मात्रक की बात कर लेंगे, इसका मात्रक क्या होगा? तो P क्या है? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है? तो P बराबर Q इंटू 2L। अब आवेश का मात्रक कूलम और ये 2L दूरी है, इसका मात्रक क्या बनेगा? मीटर। और इसका मात्रक क्या होता है अभी? तो न्यूटन प्रति कूलम।
तो इसका मात्रक हम रखेंगे न्यूटन प्रति कूलम, तो एक कूलम से एक कूलम कट जाएगा और यहां से इसका मात्रक क्या बन जाएगा, तो न्यूटन इंटू मीटर। और इस न्यूटन इंटू मीटर का आप जूल नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक फार्मूला होता है W बराबर यहां से Fs, तो बल का मात्रक न्यूटन और इसका मात्रक मीटर, तो इस न्यूटन इंटू मीटर को हम लोग जूल लिख देते हैं, लेकिन यहां पर इसको आप जूल नहीं लिखेंगे, इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर ही होगा। अब ये देखिए, अगर हम थीटा की वैल्यू देखिए, अगर थीटा वैल्यू हम 0 पुट कर दें तो साइन 0 का मान 0 हो गया, तो उस केस में टाउ का मान क्या मिलता है, तो 0 मिलता है। अगर यही हम कह दें कि थीटा का मान 90 कर दिया जाए तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और ये 1 पर अपना मैक्सिमम मान लेगा। जब ये अपना मैक्सिमम मान लेगा तो टाउ का मान कैसा मिलेगा, मैक्सिमम, और ये क्या बन जाएगा, तो पीई मिलेगा। अगर हम यहां से पी की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो मिल जाएगा टाउ मैक्स, और बटे में क्या होगा, तो ई होगा। अगर यहां से ई का मान एकांक कर देंगे तो टाउ मैक्स इसके बराबर हो गया, पी के बराबर हो गया। तो यहां से इसकी परिभाषा क्या पूछता है आपसे, कि जब बल युग्म का आघूर्ण अधिकतम प्राप्त होगा तो उस केस में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होगी। तो हम बोल रहे हैं, आप लोग चाहे तो लिख लीजिएगा, हालांकि उसमें लिखाया गया होगा कि हम ऐसे बनाते हैं कि वैद्युत क्षेत्र का मान एकांक करना होता है और थीटा की वैल्यू कितनी रखनी होती है भाई, 90, और कहां रखेंगे, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे। तो कहेंगे किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक समान वैद्युत क्षेत्र में, फिर से बोल रहे हैं, किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस पर लग रहे अधिकतम बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जब वो एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा हो। ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता रहता है, इसे आप लोग जरूर तैयार कर लेंगे भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न को चलते हैं। अब देखिए 9 नंबर क्या बोल रहा है, बोला कि दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान Ma और Mb है, फिर एक को धनात्मक आवेश किया गया और एक को ऋणात्मक, तो बोल रहा है किसका द्रव्यमान अधिक होगा और क्यों। देखिए अब दो पिंड है भाई, अब इस वाले को A बोला गया और इस वाले को B बोला गया है। अब इस वाले को बोला जा रहा है कि धनात्मक आवेश किया गया और इस वाले को ऋणात्मक। तो धनात्मक आवेश कब आया, जब इलेक्ट्रॉन इससे निकला होगा, और ऋणात्मक आवेश कब आता है अभी, जब इलेक्ट्रॉन इसमें आया होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो अपना द्रव्यमान लेकर जाएगा कि छोड़कर जाएगा, लेकर जाएगा। आज जब अपना द्रव्यमान लेकर गया तो इसके द्रव्यमान को हम लोग Ma मान ले रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन इसमें आया हुआ है, आज जब आएगा तो अपना द्रव्यमान लेकर आएगा, तो इसका द्रव्यमान देखिए बढ़ गया और इसका द्रव्यमान घट गया। तो यहां से क्या होगा भाई, तो कहेंगे Mb इज ग्रेटर देन Ma, माने Mb का मान ज्यादा होगा और Ma का मान क्या होगा, तो कम होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या बनेगा भाई, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही है, माने Mb जो है वो Ma से अधिक है या Ma का मान Mb से कम है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या बोल रहे हैं कि दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है, यदि आवेशों को K परावर्तन के माध्यम में रख दिया जाए तब यह बल क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, आप इसका जवाब दीजिए। आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक है तो उसको ओपन करिए और पढ़िए, पढ़ने के बाद सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए बोला कि दो बिंदु आवेशों के बीच, अब एक आवेश यहां पर ले लेते हैं और दूसरा आवेश यहां पर, अब इनके बीच में जो बल लग रहा है उस बल की वैल्यू क्या है, F। अब हमसे नहीं बोल रहा कि बने इसकी प्रकृति क्या है, तो कोई नहीं, इसको हम लोग एक प्रकृति मान लेते हैं जो कि धनात्मक, तो आप ऋणात्मक भी मान सकते हैं। तो ये बल देखिए F है और यह भी क्या है, तो F है। फिर बोला गया है कि इन दोनों आवेशों को K परावर्तन के माध्यम में रख दिया गया। अगर इस F की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो मिलता है KQ। अब K का मतलब क्या हुआ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 का मतलब Q स्क्वायर बन जाएगा और बटे में क्या होगा R। भाई इनके बीच कुछ ना कुछ दूरी, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं, तो ये R का स्क्वायर, ये F की वैल्यू है। फिर बोल रहा है कि इन्हीं दोनों आवेशों को एक K परावर्तन के माध्यम में रख दिया गया, तो यहाँ पे कोई मीडियम होगा और उस मीडियम का परावर्तन क्या है K। तो जो परावर्तन बदलता है तो उस केस में बल का मान भी क्या होगा, बदल जाएगा। तो इस बल को हम लोग F डैश मान लेते हैं, तो ये भी क्या होगा, F डैश होगा। अगर F डैश का मान निकालना चाहें तो यहां से लिखेंगे हम लोग 1/में, अब ये 4 पाई और यहां बन जाएगा K एप्सिलॉन नॉट,
और क्या मिलेगा, तो क्यू स्क्वायर और बटे में आर स्क्वायर। अगर आप कहीं भी आपेक्षिक वैल्यूशीलता पढ़ते हैं तो उसी में पॉइंट आता है कि अगर इसका मान निकालना चाहें, जैसे एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होगा, तो यहां से होता है एप्सिलॉन नॉट और बटे में क्या होता है भाई, के होता है। तो यहां से अगर हम इसकी सॉरी देखिए, अब यहां से आपेक्षिक वैल्यूशीलता जिसको हम एप्सिलॉन आर कहते हैं, ये मिलता है एप्सिलॉन और बटे में एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसी को हम लोग के भी कह देते हैं। तो यहां से अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो इसका मान क्या मिल जाएगा, तो कहेंगे के एप्सिलॉन नॉट, या इसी को हम लिखते हैं यहां से एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो हम यह भी कह सकते हैं भाई, यहां से हम इसको हम के ही लिखते हैं। तो अगर हम इस के को बाहर निकालना चाहें तो एफ डैश बराबर क्या मिल जाएगा, तो 1 बाई के और ब्रैकेट में 1 बटे में यहां से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर। आप इसको देखिए तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, एफ के बराबर। तो जहां ये लिखा वहां पे हम एफ लिख सकते हैं। तो यहां से हम लिख लेते हैं कि एफ डैश बराबर, अब ये 1 बाई के और इंटू क्या मिल जाएगा, एफ। तो यहां से जो नया बल होगा उस नए बल का मान क्या होगा, तो कहेंगे एफ बाई के होगा। तो हमारा सही जवाब क्या बनेगा भाई, तो एफ बाई के। तो एफ बाई के कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 4 है, एफ बाई के। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब इसी टॉपिक पर जवाब देंगे कि दो आवेश हैं, उन दोनों आवेशों किसी माध्यम में रखा गया है निर्वात में मान लीजिए, तो इस पे जो बल का मान है वो 80 है। ये कौन सा बल हुआ, पुराना बल, और पुराने बल का हम लोग क्या माने हुए हैं, एफ, और नया बल क्या होगा भाई, तो एफ डैश होगा। तो ये बोल रहा कि अगर इन्हीं दोनों आवेशों को एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका जो परावैल्यतांक किसके बराबर है, तो 8 है, तो 8 किसका मान हुआ, तो जब भी परावैल्यतांक बोलेगा तो के का मान हो जाएगा। तो बोल रहा कि नया बल क्या होगा, तो नया बल की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें तो यहां से एफ डैश बराबर एफ बाई के, और एफ का मान क्या है 80 है और बटे में 8। तो यहां से अच्छा किसका मान चाहिए था, एफ डैश का मान। यहां से इसका मान कितना मिल जाएगा, तो कहेंगे 10 और मात्रा क्या होगा, न्यूटन होगा। तो अगर ऐसे आपको सवाल दे रहा है तो ऐसे भी सवाल आपको हैंडल हो जाना चाहिए इस टॉपिक से। तो ये बहुत अच्छा मान एक फॉर्मूला भी बन गया। तो रहने देते हैं 10 प्रश्न आज के लिए, बाकी आप वीडियो को देखिए। और वीडियो क्वालिटी थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकता है, अभी लैंग्वेज प्रॉब्लम मतलब कि वॉइस प्रॉब्लम हो सकती है आपको, जैसे माइक का थोड़ा इशू है। तो देखिएगा वीडियो, जैसा लगे आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा इससे आपको क्या ही हेल्प मिला। चलते हैं, आज के लिए इतना ही।